व्हाट इज अप एवरीबॉडी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक रियल स्टेट्स प्राइस प्रेडिक्टर मॉडल बनाने वाले हैं। और मैंने इसका नाम मैंने इसको बोला कि ये बस बोल दिया है, ड्रैगन रियल स्टेट्स एक कंपनी है, दरअसल रियलिटी में कंपनी सिंगापुर में। अगर आप लोग सर्च करो गूगल पे रियल, वैसे ये सब तेरे को करवाना है छोड़ो। तो ये एक मान लो एक फ़िलहाल मेरे लिए एक काल्पनिक कंपनी है, ड्रैगन रियल एस्टेट कंपनी है ना। ड्रैगन रियल एस्टेट कंपनी का नाम है। और अब ये हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। रियल डेटा है हमारे पास, है ना। हमारे पास रियल डेटा है। और ये एक हमारा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक मेगा प्रोजेक्ट है। ये आपको पूरी एंड टू एंड की मशीन लर्निंग की जितनी इम्प्लीमेंटेशन है प्रैक्टिकली जो है पूरा समझाने देने वाला है। ये गारंटी, मेरी गारंटी आप लोगों को है। तो ड्रैगन रियल स्टेट्स के लिए, ड्रैगन रियल स्टेट्स को आप ज़रूरत क्या है इस एमएल मॉडल की, रियल स्टेट्स को ज़रूरत क्या है मॉडल की, उसको हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करवाने हम मेरे एक मॉडल से क्यों करवाने हैं। सबसे पहला, उनकी टीम के प्रेडिक्शंस जो उनकी मैनुअल करती हैं, जो मैनुअल उनके स्टाफ है, उनकी जो टीम है, वो प्रेडिक्शंस जो करती हैं वो 25%, 25% रॉन्ग चले जाते हैं। तो 25% रॉन्ग जा रहे हैं, यानी आपका प्रॉफिट हो रहा था कितने का, आपका प्रॉफिट कम हुआ या फिर हो सकता है लॉस ही हो गया होगा, हो सकता है कि ये हो रहा हो। तो इसलिए उन्होंने एक एमएल इंजीनियर को हायर किया। तो वो क्या करेगा, उनका वो भी स्मार्ट है। उन्होंने देखे दो फायदे हैं। मेरे को एक एक्यूरेट मॉडल भी मिल जाएगा, सॉरी फिर से एक एक ओ है क्या हो रहा है, ये एक एक्यूरेट मॉडल भी मिल जाएगा। और तो और मेरा एक बार मैं बस इंजीनियर से एक बार का काम करवा दूंगा, और उसके बाद जो मेरी टीम जो थी, जो मैनुअली एनालाइज करके मेरे को दे रही थी, जो कि रॉन्ग हो रही थी, उसकी उनको मैं जॉब से हटा दूंगा। और जिससे क्या होगा, फ़ायदा होगा। किसको फ़ायदा होगा? जिसके फ़ायदा होगा आपकी टीम को, आपको उनको फ़ायदा होगा कि उनको दो तरीके से फ़ायदा होगा। इनका मॉडल भी मिल गया उनको भैया, उनकी टीम का जो प्राइस वो लोग सैलरी देते थे वो भी उनका बच गया, सिर्फ छोटी सी अमाउंट पे करने से एक एमएल इंजीनियर को। यानी मान लो 5 लोगों की सैलरी देने से बच गए, और एक ही इंसान को एक बार में सैलरी दे के उसको भी हटा दिया। काम ये है। पर इस मॉडल, अब ये हमारे मॉडल का मोटिव क्या है, आप लोगों को सब समझ में आ गए यहाँ तक कि अच्छा इनका फ़ायदा कहाँ हो रहा है। पर मॉडल का बेसिक मोटिव क्या है हमारे, मैं आपको बता दूँ। ये नहीं, ये मोटिव नहीं है। हाँ, ये मोटिव है। मान लो हमारे मॉडल के हिसाब से, कुछ फीचर्स के हिसाब से, हमारा मॉडल बता रहा है कि एक XYZ ज़मीन है, उसकी वैल्यू 10 करोड़ होनी चाहिए। मार्केट में वो 3 करोड़ थोड़ा ज़्यादा ही कम बोल दिया मैंने, 5 करोड़ की मिल रही है। तो आप लोग जाके उसे आराम से 9 करोड़, 8 करोड़, ड्रैगन रियल एस्टेट्स के मालिक उसको बेच सकते हैं। मिस्टर उफाजा, मान लो ड्रैगन रियल एस्टेट्स के, मान लो यार, खाली मानो यार आप लोग। ड्रैगन रियल एस्टेट्स के जो आपके मालिक हैं, ड्रैगन रियल स्टेट्स, ओके, रियल स्टेट के जो मालिक हैं वो कौन है? मिस्टर यूसुफ है, ठीक है। तो मिस्टर यूसुफ को 5 करोड़ में ज़मीन मिल रही है। उनको मॉडल बता रहा है 10 करोड़ की ज़मीन है, तो उन्हें वो सोचेंगे भाई 5 करोड़ में मैं ले लेता हूँ। और क्योंकि 10 करोड़ की होनी चाहिए, तो पर फिर भी आपको जो कस्टमर है वो तो बार्गेन करेगा ही। तो मोटा मोटी मैं 8 से 9 करोड़ के अंदर बेच दूंगा उसको, मेरा फ़ायदा हो जाएगा 4-5 करोड़ का। और काफ़ी है, काफ़ी नहीं है वैसे तो, ज़िंदगी चलाने के लिए काफ़ी नहीं है, पर अच्छी बात है यार, आपका फ़ायदा हो रहा है। पिछली बार पे तो आप लॉस में जा रहे थे, या फिर आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा ही कुछ कम हो रहा था। तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि मैं एक आईडी यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है जुपिटर। और आप लोग ने अभी तक के मेरी वीडियोस में मेरे को जुपिटर यूज़ करते हुए देखा है। पर क्योंकि मैं, चाहे वो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स हों,
चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स में जुपिटर नोटबुक पे करता हूँ। और आप लोगों को, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा टूल किट बनाया ही क्योंकि उसके लिए गया है, वो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए नहीं, वो डेटा साइंस के लिए टूल किट बनाया गया है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोग बस लिखें एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड लिखें। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, कोई बात नहीं। हाँ, इंडिविजुअल एडिशन एनाकोंडा, आप लोग बस जैन की वेबसाइट पे जाने के बाद देखो ये योर डेटा साइंस टूल किट है, काफ़ी अच्छा टूल किट है, मैं रिकमेंड करता हूँ। नॉट ओनली फॉर बिगनर्स, ये प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छा टूल किट है। अब आप लोग हो सकता है अभी बिगनर हो सकता है आप लोग प्रोफेशनल हो, और हो सकता है आप लोग रिवीजन वगैरह के लिए मेरे वीडियोस को देख रहे हो, कोर्स अटेंड कर रहे हो, जो भी है। जब आप लोग प्रोफेशनल बन जाओ तो भी आप लोग इसी को यूज़ करोगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टूल किट है। बिगिनर हो तो भी इसी टूल किट को यूज़ करो जब आप लोगों को ML और AI यूज़ करना है। अगर आप लोगों को पाइथन प्रोजेक्ट्स बनाने तो आप लोग मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इनको यूज़ करने। और बिगनर्स के लिए तो बिगनर जो ML के लिए बिगनर्स हैं वो लोग इसको यूज़ करें। ML के लिए जो बिगनर्स हैं, जो पाइथन के लिए बिगनर्स हैं, वो लोग इसको मत यूज़ करें, पाइचान को यूज़ करें। पाइचान, ये मैं बताऊंगा ये सब क्या, ये पाइचान को कभी यूज़ करने बोल रहे हो। पाइचान यूज़ करो या विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करो, जो यूज़ करना है कर लो, दोनों में से कोई भी यूज़ करो। जुपिटर फॉर पाइथन, ओनली फॉर पाइथन थिंग, नेवर यूज़ दैट। जुपिटर आप लोगों का पूरा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर देगा। अगर आप लोग अगर पाइथन बिगनर हो, पाइथन के अंदर ही बिगनर हो, और तब आप लोग जुपिटर को यूज़ कर रहे हो, तो आई डोंट रिकमेंड इट एट ऑल। और अगर आप लोग ML में बिगनर हो, या AI में बिगनर हो, या डीप लर्निंग में बिगनर हो, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से यूज़ करो, देन इट इज़ ओनली फॉर यू। तब आप लोग पाइचान से भी काम चला सकते हो, ऐसा नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड से भी काम चला सकते हो, पर वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि, ठीक है। तो बस डाउनलोड कर लो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। मेरे जैसे कुछ लोग रहस्यमयी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, रहस्यमयी, तो आप लोग इसका सोर्स कोड डाउनलोड कर लो। सोर्स कोड मिलेगा आप लोगों को, सोर्स कोड ऑफ एनाकोंडा नेविगेटर। आप लोग जाओ इनकी वेबसाइट पे, थोड़ा सर्फ करना पड़ेगा काफ़ी, इनकी वेबसाइट पे आप लोगों को नहीं मिलने वाला, थोड़ा सर्फ करोगे आप लोग, बल्कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे जो अनपॉपुलर हैं, काफ़ी सर्फिंग करने के बाद ही आपको वेबसाइट मिलेगी। मेरे को काफ़ी पहले मिली थी, तो और मैंने उसका नाम भी मैं भूल चुका हूँ। खैर, जो भी आप लोग, वैसे तो मैं जानता हूँ 90% लोग विंडोज़ और मैक ही यूज़ करते हैं, और हो सकता है बाकी बचे 10% खाली, मतलब करोड़ों में एक ही रहस्यमयी यूज़ करते हैं। खैर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ, और फीचर्स और लेबल्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, मैंने बता रखा अपने वीडियो के अंदर, अपने इस ML in 1 वीडियो के अंदर। ये प्लेलिस्ट में आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लो। हाँ, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको इस पहले वीडियो के अंदर थ्योरीज, फॉर्मूलाज या एल्गोरिथम जहाँ समझा रखे हैं, वहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फीचर्स और लेबल्स आप लोगों को मैं प्रिक्विजिट मान के चलता हूँ, आप लोगों को पता है। यहाँ पर मेरे पास ये फीचर्स हैं प्राइस प्रेडिक्शन के लिए, लेबल्स ही हैं। अब आप लोग बोलो कि ठीक है, फीचर लेवल तो दिखा दिया, समझने के बाद में कर लेंगे फीचर्स को और लेबल्स को। उससे पहले मेरा वो डेटा सेट तो दिखाओ आप, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को वो डेटा सेट। मेरा डेटा सेट ये है। हाँ, हालांकि एक्सेल शीट थी, मैंने उसको जुपिटर में खोला तो इसलिए ऐसी दिख रही है। जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, ये है वो। और अगर आप लोगों को ये जो कॉलम्स है, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, CRIM जो है उसकी वैल्यू इतनी है, ZN की वैल्यू बेटा इतनी है, इंडस की वैल्यू बेटा 2.31 है, ये इतना आपको समझ में आ रहा है। और ये काफ़ी बड़ा डेटा सेट है, काफ़ी बड़ा डेटा सेट है। मतलब जैसे पिछली वीडियो में मेरे को 50,000 वाला एक डेटा सेट था, वो उतना बड़ा तो नहीं है, पर ठीक ठाक है यार, डेटा सेट ठीक है, एक प्रोजेक्ट के रूप में तो काफ़ी अच्छा ठीक डेटा सेट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं मैंने कहाँ से लिया है। मैंने लिया है इसको UCI की मशीन लर्निंग रिपोजिटरी से, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गया हूँ मैं, और यहाँ पर सर्च कर लिया। और क्या सर्च किया, ये
3-4 बार सर्च करने के बाद मेरे को मिला, तो इसलिए एग्जैक्टली क्या सर्च किया मैंने ये मेरे को भी याद नहीं है। हालांकि कैगल पे आप ढूंढ लो, कैगल पे आप लोग एक रियल स्टेट प्राइस प्रेडिक्शन ढूंढोगे तो आप लोगों को एक डेटा सेट तो मिल ही जाएगा। कैगल का एक रियल स्टेट डेटा सेट तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, तो ये है रियल स्टेट के प्राइस प्रेडिक्शंस। आप लोग जाओ, किसी को विजिट कर लो, डाउनलोड कर लो। वैसे आप लोगों को हो सकता है ना ही मिले, तो ये डेटा सेट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, पर ये इसके लिए आप लोगों को सेट आपने दिखा दिया मैंने आप लोगों को। अब मैं बताता हूँ वो जो कॉलम्स के जो इंडेक्स था, यानी CRIM, टैक्स तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये सब की वैल्यूज़ का मतलब क्या था, क्राइम का मतलब, ये CRIM मतलब होता है क्राइम, टैक्स तो आप लोग समझ गए, एज यानी कितना टाइम हुआ है उस जो आपका वेंडर है उस लैंड को ओन किए हुए, DIS मतलब डिस्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स, आपके एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स पे कितना डिस्टेंस है, रैड एक्सेसिबिलिटी टू रेलवे हाईवेज, RM मतलब नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल, नॉक्स मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसनट्रेशन। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी ह्यूमन हेल्थ को ठीक करने, और हो सकता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसनट्रेशन भी हो सकता है उस एरिया की हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करता हो। पाई रेशियो पीपल टीचर का रेशियो, B यानी एरिया हैविंग सेंट्रल स्ट्रेंथ, यानी क्या वो एरिया कोई सेंट्रल हार्ट है या फिर वो हार्ट जैसा ही कोई एरिया है। अगर होगा तो वो एक्सपेंसिव होगा ऑफ कोर्स। L स्टैट मतलब लोअर स्टेटस, क्या पॉपुलेशन की स्टेटस वहाँ लोअर है, अगर वो लोअर है, ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस ऑफ कोर्स कम होगी। ZN यानी क्या वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कौन से आंकड़े में है ना। इंडस नॉन रिटेल बिजनेस, चैस नियर बाय अ रिवर और अ बीच, ठीक है। फीचर्स हमारे पास ये हैं, हमें प्रेडिक्ट करना है प्राइस को, तो हमारा लेबल है MEDV है। MEDV बेसिकली हमारा प्राइस है, ठीक है, और कुछ नहीं, प्राइस है। पर क्योंकि यहाँ पर लिखा है उन्होंने MEDV को, यहाँ लिखा है इन्होंने MEDV है लेवल के तौर पे, और ये 24 रुपीज़ मत समझना बेवकूफ़ी, ये काम ये मत सोचना कि ये MEDV आपका 24 आपका 24 वो है, ठीक है, वो एकदम मत सोचना कि वो 24 रुपीज़ है, कहीं नहीं मिलने वाला, किसी ज़माने में आपको नहीं मिलेगा। तो वो बेसिकली और कुछ नहीं, वो 24,000 डॉलर्स हैं। दरअसल ये काफ़ी पुराना डेटा सेट है, आज के ज़माने में इतने कम रुपए में 17 लाख रुपए में आप लोगों को घर नहीं मिलने वाला। तो जो भी है 24 है, अगर इसका मतलब तो वो 24,000 है, मतलब इंटू 1000 करके चलो, यानी थाउजेंड्स में सारा काम हो रहा है, बस वो डॉलर है। और 17 लाख रुपए में तो आप लोगों को फिलहाल नहीं ही मिलने वाला आज के ज़माने में। हालांकि यहाँ पर 34 भी है, तो 34 को अगर मैं लिखूँ $34,000, ये भी, इसमें भी आप लोगों को सस्ता सा शायद कोई घर मिल ही जाए, इतने रुपए में आप लोगों को शायद ही घर शायद मिल सकता है, छोटा सा बंगलो मिल सकता है। खैर चलो, तो ठीक है, और ये सब मेरा डेटा सेट है, ठीक है, और इसको मैंने कहाँ से उठाया ये भी मैंने आपको बता दिया, और कहाँ से उठा सकते हो आप लोग ये भी मैंने आपको बता दिया। कोड देखते हैं फाइनली। अब हम लोग फटाफट से काम शुरू करते हैं अपना बेसिक फंडा। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ मैंने पैंडास को इंपोर्ट किया है, नंपाई को इंपोर्ट किया है, NP के तौर पे नंपाई को, पैंडास को PD के तौर पे। फिर मैंने क्या किया है, हाउसिंग वेरिएबल के अंदर पैंडास को कॉल किया, PD को कॉल किया, मैंने PD लिख के कॉल किया पैंडास को, और इसका एक रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन है, उसको कॉल करके मैंने बोला कि मेरा डेटा ले लो, data.csv, मेक श्योर ये आपका जो फोल्डर है या फाइल है या फिर सर्वर पे जहाँ भी है अपलोडेड होनी चाहिए data.csv, वरना ये आपके कंप्यूटर में खाली डाउनलोडेड है, उससे आप लोग सोच रहे हो कि ये data.csv ले लेगा, तो नहीं, ये फोल्डर में होना चाहिए या फिर सर्वर पेज पे अपलोडेड होना चाहिए, ठीक है, सर्वर पे अपलोडेड होना चाहिए। अपलोड कैसे करना है, यहाँ अपलोड बटन पे क्लिक करो, और यहाँ पे जहाँ भी वो डॉक्यूमेंट नहीं, स्प्रेडशीट है, उसको अपलोड कर देना, ओपन करके अपलोड कर देना, ठीक है। हाँ चलो, तो मैंने CSV फाइल को रीड करा दिया। अगर ये data.xlsx होता तो यहाँ पे मैं CSV नहीं लिखता, यहाँ पे मैं लिखता एक्सेल, पर फिलहाल यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो मैं CSV लिखूँगा, CSV लिखूँगा।
अब मैंने हाउसिंग, क्योंकि मेरा डेटा फ्रेम हाउसिंग है यहाँ पर, तो मैंने हाउसिंग डॉट हेड किया। मैंने इसका हेड फंक्शन, पैंडास का हेड फंक्शन को कॉल किया पहले के 5 डेटा पॉइंट्स को देखने के लिए। इससे मैं एनालाइज नहीं करूँगा, इसमें खाली देखूँगा कि क्या ये आया कि नहीं हाउसिंग के अंदर मेरा डेटा। आप अभी पहले शुरुआत के 5 देखे हो, आप लास्ट के 5 भी देख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग इसकी लास्ट के 5 बोले तो टेल भी देख सकते हो। टेल फंक्शन का यूज़ करके पैंडास का ही है, हाउसिंग डॉट टेल, ये आपको टेल दे देगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हाउसिंग का इंफॉर्मेशन देखा है। तो इंफॉर्मेशन देखा है, क्यों देखा, ज़रूरत क्या हुई। अब क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो हाउसिंग है, इसको मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, ये पहले जो 506 नल काउंट नॉन नल थे वो वही हैं। ये अभी इसलिए RM399 हो गया है और भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। ये इसलिए हुआ है, वो आप लोगों को बाद में समझा दूंगा मैं। खैर आप खाली इतना देखो, मैं खाली ये डेटा टाइप्स को देखने के लिए करता हूँ, मैं पर्सनली यही करता हूँ। और इसका यूज़ भी लोग यही इसीलिए करते हैं, डेटा टाइप देखने के लिए। क्योंकि गाइस हम लोग जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, कंपनी के लिए क्या चाहे खुद के लिए भी, तो आपको ज़रूरी मानता है कि वो सारे वैल्यूज़, अगर कोई कन्वर्शन टाइप का कुछ प्रोसेस है या फिर कोई स्प्लिटिंग हो रही है या फिर कुछ ऐसा टाइप के प्रोसेस के अंदर, ये मांगता है कि आप लोग फ्लोट फ्लोट सॉरी आपका जो डेटा टाइप्स हैं वो सारे सेम हो। अगर कोई ऐसा ही अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो आप लोग, है ना, तो यहाँ पर फ्लोट है और एक इंट है, दोनों मिलते जुलते डेटा टाइप्स हैं। और फिलहाल मेरे को डेटा टाइप से मतलब है नहीं, पर मेरे को आपको एक फंक्शन बताना था इन्फो का, हालांकि मैंने बता रखा है तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैं हल्का फुल्का जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब बता रखा है आपको। तो मैंने आप हाउसिंग को कॉल करके उसको एक लिस्ट में डाल दिया। लिस्ट एक क्लास होती है पाइथन के अंदर। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को, मतलब इस कॉलम को, जो चैस था उसकी वैल्यू काउंट्स देख ली इस फंक्शन का यूज़ करके, है ना। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स का फंक्शन जो पैंडास के अंदर है उसको मैंने यूज़ करके इसकी वैल्यू काउंट्स देख ली। मेरे को दिख रहा है कि ये 471 0 है, 135 है। तो मैंने ऐसे करके मैंने इंडस की वैल्यू काउंट्स देखी हैं। ये खाली ये दोनों खाली मैंने एक फीचर बताने के लिए सिर्फ मैंने किया था, ठीक है। और हाँ, हाउसिंग डॉट डिस्क्राइब, तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको इसका डिस्क्रिप्शन देख लिया है कि मैक्सिमम जितनी भी वो हमारी जा रही है क्राइम रेट, चाहे किसी भी कंडीशन पे हो, पर क्राइम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जा रही है 88.97, ZN 100 पे जा रहा है, इंडस 27 मैक्सिमम है, 1 मैक्सिमम है, NOx 0.87 मैक्सिमम है। ऐसे करके मैक्सिमम दे दिया इसने मेरे को। 75% कितने हैं, 50%, 25% मिनिमम। STD क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। अगर आपको नहीं मालूम स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, डिविएशन में लिख देता हूँ तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। हालांकि अगर आप लोग ने क्या कहते हैं क्लास 11th 12th मैथ से किए, स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। पर फिलहाल मैं आप लोगों को फॉर्मूला नहीं बताऊंगा क्योंकि फॉर्मूला फ़िलहाल काम में नहीं आती है। मैं डेफिनेशन बता दूंगा आप लोगों को। फॉर्मूला जब हम लोग मशीन लर्निंग में आ जाते हैं, कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं, तो काम में नहीं आती। हाउ मच द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द ग्रुप, ठीक है। मेंबर ऑफ द ग्रुप डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द ग्रुप, ठीक है। इससे आप लोग समझ गए होंगे। अब मैंने क्या किया, %matplotlib inline को क्लास को मैंने कॉल कर दिया, इसको शिफ्ट एंटर किया, है ना। और मैंने ऊपर यहाँ पर मैंने matplotlib.pyplot को इंपोर्ट किया। ऐसा ना समझना कि जादू हो गया। यहाँ मैंने इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि वहाँ पर मेरे को पता नहीं था कि मैं विजुअलाइजेशन भी आप लोगों के लिए करूँगा। फिर मैंने सोचा कि विजुअलाइजेशन भी कर ही देता हूँ मैं। तो मैंने मैटप्लॉटलिब के लिए, पाईप्लॉट SPLT के लिए मैंने क्या किया, कर दिया काम, ठीक है। इंपोर्ट किया, उसके बाद ही मैंने कुछ भी काम किया है। उसके बाद मैंने क्या किया, हाउसिंग का हिस्टोग्राफ फंक्शन, हाउसिंग जो हमारा डेटा फ्रेम है उसका हिस्टोग्राफ वाला जो फंक्शन है मैटप्लॉटलिब में, जो फंक्शन है उसको कॉल किया मैंने
और उसमें बताया कि बिन्स 50 रखना और फिगर साइज को 20,15 रखना। तो इसने मेरे को हिस्टोग्राफ्स दे दिए, और हिस्टोग्राफ्स दिए इसने, आप लोग देख सकते हो क्राइम के इसने दिए मेरे को, जेडन के दिए, इंडस के दिए, चैस के दिए, टिस के लिए दिए, एज के लिए दिए, आरएम के लिए दिए, नॉक्स के लिए दिए। इससे आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो डेटा को, है ना। जितने भी हमारे फीचर हैं, लेबल है, जो भी है डेटा फ्रेम में, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कॉलम, आप लोग डेटा टाइप ऑब्जेक्ट का मतलब तो समझ ही गए होंगे। यहाँ तक हम लोगों ने एनालाइज किया है ना। मैं काम करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया सेल ऐड कर देता हूँ, लिखता हूँ ओके, है ना, एनालाइजिंग डेटा, डेटा शिफ्ट एंटर। यहाँ पर हम लोग डेटा एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा एनालाइज कर चुके हैं यहाँ तक काफ़ी अच्छी तरीके से। अब हम लोग यहाँ पर डाटा स्प्लिट, ट्रेन और ट्रेन कर रहे हैं डाटा को, टेस्ट डेटा को, ट्रेन डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अपने कोविड-19 प्रेडिक्टर पे, यहाँ पे हमको कोविड-19 प्रेडिक्टर पे I just told you how to just ट्रेन, मतलब डाटा को स्प्लिट कैसे करते हैं ट्रेनिंग में और टेस्टिंग डेटा सेट में। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। और ओके, लेट मी सी इफ इट इज हियर, नो इट इज नॉट हियर, ओके 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 ओके। अच्छा एक फॉरवर्ड करके देखता हूँ, और मैंने कहीं ना कहीं तो बता ही रखा है ट्रेन टेस्ट डेटा, क्योंकि इसमें मैंने क्लासिफिकेशन आपको कैसे करते हैं लेकर रिसर्च का यूज़ करके दिखाया, एंड टू एंड दिखाया, पर मैंने उसमें RMSE पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड डेटा नहीं था। हाँ देखो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग इन ML बस आ ही रहा है, बस एक सेकेंड रुक जाओ। ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग इन ML, तो यहाँ पर मैंने एक डेटा स्प्लिट फंक्शन डिफाइन करके और फंक्शन को यूज़ करते हुए डेटा स्प्लिट किया। पर मेरे को उस वक्त भी पता था ये sklearn का ये टूल, मैंने sklearn के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है अपने पिछले वीडियोस में, इस वीडियो में भी बताया था शायद, इस वीडियो सारे वीडियोस में, मतलब इन दोनों वीडियोस में बता रखा है sklearn क्या है। फिर भी यहाँ पे भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। sklearn एक वो है, एक गूगल की पाइथन की लाइब्रेरी है, जो आपकी उसकी करने क्या कि आप जब आप लोग मशीन लर्निंग में काम कर रहे होते हो तो साइकिल लर्न काफ़ी यूज़फुल होती है, और क्लासिफिकेशन में यूज़ होती है, रिग्रेशन में यूज़ होती है, क्लस्टरिंग में यूज़ होती है, आपकी मॉडल सिलेक्शन, RMSE निकालना वही तो होता है मॉडल सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग सब में यूज़ होती है। और आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन चाहो तो पढ़ सकते हो आप लोग। और अब ये एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को, एक और बात, इसको यूज़ करने के कई तरीके हैं, पर मैं सिंपलेस्ट तरीका ही यूज़ करता हूँ, और रिकमेंडेड है सिंपलेस्ट तरीका यूज़ करना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि sklearn में मॉडल सिलेक्शन, जो हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, वो मॉडल सिलेक्शन में से एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नामक फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, पर ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग वाला जो फंक्शन है वो ऑलरेडी बना रखा है। क्योंकि मैं आप लोगों को रियल मतलब समझाना चाहता था, इसलिए मैंने फंक्शन डिफाइन करके आप लोगों को समझाया, क्योंकि रियलिटी में कैसे हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब आप लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप लोगों को उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। मैंने ट्रेन सेट और टेस्ट सेट को अलग अलग वेरिएबल एक ही में मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग के अंदर अपना डेटा फ्रेम दे दिया। ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमारा एक फंक्शन है, उसके अंदर मैंने डेटा फ्रेम दिया पहले, जो हमारा हाउसिंग है। टेस्ट साइज उसको देना था, फंक्शन में यही लिखा है कि पहले टेस्ट साइज देना है, तो मैंने 0.2 दे दिया। रैंडम स्टेट आप कुछ भी दे सकते हो, 42 ही नहीं 22 भी दे सकते हो, पर 42 को स्टैंडर्ड माना गया है, पता नहीं क्यों माना गया, कुछ चीज़ें ऐसी स्टैंडर्ड मान दी गई है ना कि नहीं लिखो तो प्रॉब्लम तो नहीं होती, पर 42 को स्टैंडर्ड माना गया है। और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे अगर, लाइक
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसके लॉन डॉक्यूमेंटेशन लिख देता हूँ, नहीं डॉक्यूमेंटेशन छोड़ो, कितना बार डॉक्यूमेंटेशन लिखूँगा। हाँ, तो यहाँ पर जाओ आप, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप लोगों का आंसर मिल जाएगा वैसे तो। हाँ, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर हो क्या रहा है, इन्होंने भी रैंडम स्टेट को 42 रखा है। क्यों रखा है ये गाइस, फिर मैं बोलता हूँ, नहीं पता मेरे को क्यों ये लोग रखे हैं। और मैंने ये तो आप लोगों को कम से कम बता ही दिया है कि हमारा जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ये फंक्शन है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के फंक्शन कैसे यूज़ हो रहा है समझ सकते हो। हालांकि फंक्शन कैसे यूज़ हो रहा है समझने के लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक आईडी खोल लो, क्योंकि ये एक आईडी तो है, पर क्योंकि ये मशीन लर्निंग मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में पाईचार में ये मेरे को रिकमेंडेशन देता है, हालांकि इस पर भी रिकमेंडेशन देता है, टैब दबाओगे रिकमेंडेशन देगा, पर आपका फंक्शन में क्या क्या वेरिएबल्स थे, क्या क्या कहाँ कहाँ जगह पुट करना है, ये आपको सिर्फ एक IDE या सोर्स कोड एडिटर जो कि पाईचार्म है या फिर विजुअल स्टूडियो कोड है या फिर और भी IDLE शायद नहीं, IDLE कभी नहीं देता, IDLE भी नहीं देता, तो यही सब सिर्फ दे सकते हैं। तो इसीलिए फंक्शन को आपको देखना है कि फंक्शन के अंदर क्या क्या वेरिएबल है, तो आप लोग इन सब को खोल लो, इसमें बस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके देख लो भैया कि क्या उस फंक्शन में क्या क्या मांगता है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। दिस इज टोटली अप टू यू। वेल, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो मैंने टेस्ट साइज दे दिया और रैंडम स्टेट मैंने 42 को डिक्लेयर कर दिया, फिर मैंने बोला प्रिंट कर दिया एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर रोज एंड ट्रेन सेट, और ट्रेन सेट की लेंथ दे दी मैंने, वरना अगर मैं ट्रेन सेट को प्रिंट करता तो ट्रेनिंग सेट में मेरे जितना डेटा था सब हो जाता प्रिंट, टेस्ट सेट में भी जितना डेटा था सब हो जाता प्रिंट। तो गाइस मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ इतना तो बता ही रखा है कि 506 डेटा पॉइंट्स है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ फिर से 506 डेटा पॉइंट्स है कि नहीं, देख सकते हो आप लोग यहाँ 507 लिखा है, पर 506 ही डेटा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमारा 507 में से एक तो हमारा इसी में, एक रो तो इसी में हमारा चला जा रहा है, तो बचे 506 टोटल डेटा पॉइंट्स है, तो यही डिवाइड होंगे ट्रेन और टेस्ट डेटा में। तो रोज इन ट्रेन सेट 404 हुए मेरे ट्रेनिंग सेट में, और टेस्ट सेट में मेरे 102 हुए, और ट्रेनिंग सेट में गाइस 404, गाइस 404 का क्या है, बेसिकली 80% डेटा को मैंने भेज दिया ट्रेनिंग सेट में, 20% को रखा है मैंने टेस्ट सेट में, ठीक है। 80-20 ही सबसे बेस्ट माना जाता है, पर कुछ लोग कभी कभार कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि लोग रखते हैं 60-40, 60:40 नहीं, 60-40 रखते हैं लोग। तो हाँ, ऐसा कभी कभी होता है, तो उस पर ध्यान ना देते हुए देखते हैं। तो देखते हैं ट्रेन सेट में और टेस्ट सेट में मैंने रोज को डिवाइड करवा दिया अपने इसकी मदद से। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को एक काम है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को मालूम पड़ता है कि मेरे को कंपनी वालों ने मान लो बताया या फिर डॉक्यूमेंटेशन में लिखा, मान लो मेरे को पता चल गया कहीं से, हालांकि ये चीज़ पता नहीं चला है, ये काल्पनिकली, क्योंकि मैंने बताया था कि ये वीडियो आप लोगों को हर सिचुएशन में डील करना सिखा सकता है, ML में कहाँ कैसे सिचुएशन में डील करते हैं, हर चीज़ टोटल चीज़ बताएगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, वरना इसकी ज़रूरत ही नहीं। तो मान लो जो हमारी चैस है, वो चैस हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मान लो चैस जो भी है हमारी, मैंने इंडस भी ले सकता था मैं, पर मैं ऑलरेडी चैस ले चुका हूँ नियर बाय, क्योंकि मैंने रिवर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर मान्यता दे दी है, और तो देखते हैं फिलहाल। तो चैस को मैंने गाइस यहाँ पर मान्यता दे दी है, तो खैर प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसकी अब मैंने यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने चैस से बोला, इस चैस से, भैया चैस साहब तुम मेरी बात सुनो, तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि तुम्हारा में जो चैस के फीचर में से जो डेटा डिवाइड हुआ है ना हमारा ट्रेन और टेस्ट स्प्लिटिंग में, ये हम चाहते हैं कि
ये डेटा इक्वली डिवाइड हो ट्रेन और टेस्ट डेटा में, ठीक है, खाली इस चैस के जितना है, खाली इस चैस का। तो हम लोग वो कैसे करेंगे, इस चैस का नहीं, किसी भी फीचर का आप लोग ले लो, क्योंकि कुछ कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और उन फीचर्स को आप लोग चाहते हो सिर्फ उसी फीचर के डेटा दोनों ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या किया हूँ, sklearn.model सिलेक्शन फंक्शन में से इंपोर्ट किया मैंने स्ट्रैटिफाइड शफल स्प्लिट को इंपोर्ट करके मैंने स्प्लिट में इस फंक्शन को कॉल करते हुए मैंने बताया स्प्लिट कितना है, एक ही स्प्लिट कर रहा हूँ मैं। टेस्ट साइड फिर से मैं 0.2 ही बोल रहा हूँ, रैंडम स्टेट फिर मेरा 42 है। लूप चला रहा हूँ फॉर लूप जिसके अंदर मैंने ट्रेन अंडरस्कोर इंडेक्स को डिफाइन करा है, टेस्ट अंडरस्कोर इंडेक्स को डिफाइन किया है, और मैंने स्प्लिट फंक्शन को कॉल करते हुए बोला कि तुम स्प्लिट कर दो हाउसिंग को, जो हाउसिंग हमारा डेटा फ्रेम है, और उसमें से कौन सा फीचर, हाउसिंग का चैस फीचर को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कहाँ पे करो आप, उसके बाद तुमने अलग अलग तो दे दिया, पर उसको भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखो। ऐसा नहीं कि मतलब एक 2 आ गया और दूसरा भी 2 आ गया, लेकिन वो 2 हवा में घूम रहा है, उसको रख के रखो ताकि उसको यूज़ कर सके। तो यहाँ पर मैंने ट्रेनिंग सेट में से एक स्टार्ट ट्रेनिंग सेट, दूसरा ट्रेनिंग सेट का वेरिएबल बनाया, इंट्रोड्यूस किया, उसमें से लॉक कर दिया मैंने ट्रेन इंडेक्स को और टेस्ट इंडेक्स को अलग अलग वेरिएबल में लॉक कर दिया। अब मैं अगर इसकी वैल्यू काउंट दिखा दूँ आप लोगों को, स्टार्ट टेस्ट सेट की चैस की वैल्यू काउंट दिखा दूँ अगर, तो आपको 95.7 मिल रहा है डेटा टाइप से फिलहाल इंटर 64, है ना। सॉरी, वहाँ पर ट्रेनिंग सेट में हम लोगों को 376 और 28 मिल रहा है। आप बोल रहे हैं अब आप बोलोगे भाई आपने तो बोला था कि ये दोनों को बराबर रखना है, ये क्या आपने ये क्या किया हुआ है। मैं बताता हूँ ये बराबर कैसे होगा, बताओ। टेस्ट साइज में 0.2% जा रहा है और ट्रेनिंग में 0.8%, मतलब 0.8% नहीं, सॉरी 0.8 जा रहा है, मतलब 80% जा रहा है, और टेस्ट सेट में 20%। तो हम लोग डेटा को बराबर भेजने की बात की है, डेटा के अमाउंट को भेजने की बराबर बात की है हम लोग। डेटा को डिस्ट्रीब्यूट तो हम लोग अभी भी 80 और 20% नहीं कर रहे हैं, समझो बात को, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो आप लोग, 95 और 7 को डिवाइड कर लो, 13.57 दिख रहा है। 376 और 28 को डिफाइन कर दो 13.42, मतलब मोटा मोटी ये इक्वली ही हमारा हुआ है। आप लोग इसको डिवाइड करके देख लो, और इंटू 100 करोगे तो ऑफकोर्स से बात है परसेंटेज मिल जाएगा, और वो भी सेम ही, मतलब सेम ही होने वाला है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये चीज़ मैंने जानबूझ के की है, और ये चीज़ मैंने पहले नहीं की थी। ये कुछ कुछ चीज़ें होती है जो पहले नहीं करते हैं लोग, आगे जब बढ़ते जाते हो ना तो आपको उसकी नीड जब पड़ती है तब आप करते हो। पर फिलहाल मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया है। ये जो हाउसिंग वेरिएबल में से डेटा फ्रेम में से मैंने अपने ट्रेनिंग सेट को कॉपी कर दिया है, यानी अब जब भी मैं अपने यहाँ पर हाउसिंग को कॉल करूँगा इसके बाद से, तो मैं ट्रेन सेट जो हमारा स्ट्रैट वाला है जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रेन इंडेक्स को लॉक कर रखा है, चैस को जिसमें हम लोगों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, उसको ये ले लेगा ट्रेनिंग सेट को। अब कोरिलेशन देखते हैं। कोरिलेशन मैंने कोरिलेशन क्या होता है, ये हाउसिंग मैंने मतलब डेटा फ्रेम का पैंडास में कॉर नामक एक फंक्शन होता है जो कोरिलेशन चेक करने के लिए देखा जाता है। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैट्रिक्स जो हमारा MEDV है, जो हमारी प्राइस है, वो हमारी लेबल है, राइट, दैट इज आवर लेबल, राइट। सो इस MEDV जो हमारी प्राइस है बेसिकली, उसका मैं मैट्रिक्स देखूंगा। मैट्रिक्स देख के मैं करूँगा क्या, सोचोगे मैट्रिक्स देख के आप करोगे क्या, ये तो बताओ। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैट्रिक्स देख के मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि इस MEDV का हर एक ऑब्जेक्ट के साथ, RM के साथ, B के साथ, ZN के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ रिलेशन कैसा है। तो मैंने वैल्यूज को सॉर्ट किया और असेंडिंग को मैंने बोला फॉल्स है, यानी MEDV को सबसे ऊपर रखो, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो। तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव दिखा रहा, मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज नेगेटिव हैं वो दर्शा रही हैं कि ये अगर उस लैंड की ओनर की, उस वेंडर की एज, वेंडर के पास जो लैंड आया है उसकी तब तक की एज कम है, रैड कम है, CRIM कम है अगर,
नॉक्स अगर कम है, टैक्स अगर कम है, इंडस अगर कम है, पाई रेशियो अगर कम है, एल स्टार्ट अगर कम है वहां पर, तो उसकी प्राइस बढ़ती है, समझे। तो उस अगर यानी ये सब चीज़ें अगर कम हो रही हैं हमारे डेटा सेट के हिसाब से, तो हमारा एमईडीवी बढ़ता है, ये एमईडीवी बढ़ता है। और जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, आर एम बी जेड एन टेस चैस, हाँ यही सब जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो अगर बढ़ती हैं तो हमारा एमईडीवी भी बढ़ेगा। ये दर्शा रहा है ये कोरिलेशन, ठीक है। ये कोरिलेशन सच बता रहा हूँ काफ़ी ज़रूरी है। पूरी सोचो आपको प्रोपोर्शनैलिटी मिल गई, आप लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी तो पता होगा क्या होती है, प्रोपोर्शनैलिटी ही मिल गई आप लोगों को। ऐसा आप लोग एमईडीवी के साथ कर सकते हो, ऐसा आप लोग आरएम के साथ भी कर सकते हो। हालांकि यहाँ इस डेटा सेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा मान्यता इस एमईडीवी के लिए आरएम की है, ना कि चैस की। पर मैंने चैस मेरे मन में आया इसलिए मैंने चैस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान रखो कि चैस ही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, पैंडाज में से एक फंक्शन को इंपोर्ट किया है, पैंडाज में से प्लॉटिंग फंक्शन को इंपोर्ट, पैंडाज में से प्लॉटिंग क्लास है एक, उसमें से मैंने स्कैटर अंडरस्कोर मैट्रिक्स को इंपोर्ट किया। ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, और ये क्या है, एक लिस्ट है, एम ई डी वी आर एम जेड एन, ये सब लिस्ट हैं जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स वेरिएबल है ये मेरा। और इस स्कैटर अंडरस्कोर मैट्रिक के मैंने हाउसिंग के इस एट्रीब्यूट्स को मैंने फिगर साइज इतने पे मैंने सबको एक एम ए डी वी वर्सेज आर एम वर्सेज जेड एन वर्सेज एल स्टैट का ग्राफ बनवा दिया इसे विजुअलाइजेशन के लिए। देखो कितना मस्त ग्राफ है, कितना मस्त ग्राफ है, खुद देखो आप लोग। अब मैं अगर देखूँ कि आर एम जेड एन और एल स्टैट, एक सेकेंड मैं यहाँ पर देखता हूँ कोरिलेशन वाले में कहाँ गया मैं, आर एम जेड एन और एल स्टैट, आर एम और जेड एन देखोगे कि आर एम और जेड एन उस ग्राफ में आप लोगों को दिखेगा कि आर एम और जेड एन बढ़ने से एम ई डी वी बढ़ रहा है, और आर एम और जेड एन घटने से एम ई डी वी घट रहा है, और यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो हमारा एल स्टैट है, एल स्टैट के घटने से एम ई डी वी बढ़ रहा है, एल स्टैट के बढ़ने से एम ई डी वी घट रहा है। जो चीज़ हमारी वो थी उसको आप विजुअलाइजेशन फॉर्म में सिंपली मैं बस देख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इसको ग्राफ के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे क्यों हो गया रहा है कि ये देखो आप लोग, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जेड एन का नहीं, पहले आर एम का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो आर एम जहाँ जहाँ जब जब बढ़ा एम ई डी वी बढ़ा, जब आर एम बढ़ रहा है कॉन्स्टेंट हो रहा है, एम ई डी वी बढ़ रहा है कॉन्स्टेंट हो रहा है, जेड एन बढ़ रहा है, एम ई डी वी बढ़ रहा है, एल स्टैट जैसे जैसे घट रहा है, एम ई डी वी वैसे वैसे घट रहा है, ठीक है। बेसिकली यही हो रहा है। देखो आप लोग देखो यार, देखता नहीं हूँ, देखा करो। यहाँ एल स्टार्ट का एग्जांपल लो, यहाँ एल स्टार्ट देखो 30 हुई है, 30 से ऊपर हो रही है जैसे जैसे बढ़ रही है। एम ई डी वी देखो पहले 10 थी, ये घटे जा रही है, खाली घटे ही जा रही है। ये देखो आप लोग इस देखो यार क्या कर रहे हो, 50 थी जब 10 से नीचे था लोअर स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, यानी ये नीचे तो ये ऊपर था। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ के 30 हुई, वैसे ही क्या हुआ, ये 10 से भी नीचे गिर गई एम ई डी वी। यानी क्या हो गया, एल स्टार्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एम ई डी वी के, आर एम और जेड एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मेरे को विजुअलाइज फॉर्म में दिख गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने प्लॉट किया है उसको एक प्लॉट किया। आप ऐसे ही प्लॉट करके भी देख सकते हो, वरना ये काफ़ी अच्छा तरीका। मैं आपको बस एक इसका अल्टरनेटिव बता रहा हूँ जो आप लोग को फंक्शन याद करने में काम आएगी। तो हाउसिंग डॉट प्लॉट, हाउसिंग का मतलब पैंडास का एक फंक्शन है प्लॉट, उसमें से आप काइंड स्कैटर डिफाइन करके एक्स एक्सिस पे आर एम प्लॉट करो, वाई पे एम ई डी वी प्लॉट करो, अल्फ़ा को 0.8 पे सेट करो, तो यानी अल्फ़ा हमारा 0.8 है। ये खाली एक स्टैंडर्ड वे है। और तो और मैं ये बता दूँ, आप लोग इसको सीबॉन लाइब्रेरी के साथ भी कर सकते हो। मैंने आपको सीबॉन के साथ भी एक्स वर्सेस वाई पे कैसे बनाते हैं मैंने 2 वीडियोस पे अपने आप को समझा रखा है। इस वीडियो में कोविड-19 इटली ग्राफ बनाते हुए तब, और
इन दोनों में से किसी एक वीडियो, हाँ इस वीडियो में भी आप लोगों को मैंने जो है इस वीडियो में कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस में भी सीबॉन से कैसे बनाते हैं ग्राफ को वो समझा रखा है। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग इसका यूज़ करो, वरना आप लोगों को एक लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, जो भी। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन, अब मैं आपको बता देता हूँ। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत हम लोगों को बेसिकली नहीं थी यार, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हमें ज़रूरत नहीं थी इस एट्रीब्यूट की। यह एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन फ़िलहाल के प्रोजेक्ट में टैक्स आरएम की हमें ज़रूरत नहीं थी, पर इसको बना के आप अपना मैं अपना मॉडल को एफिशिएंट बना रहा हूँ। और आप भी, अगर आप लोगों को ज़रूरत हो ना हो एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन की, आप लोग बना लो और जिससे आपका मॉडल एफिशिएंट हो जाए। और बेसिकली ये समझ लो कि मैं आप लोगों को एक और तरीका ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ये एंड टू एंड एमएल सिखा देगा, तो ये आप लोगों को एंड टू एंड एमएल सिखा ही रहा है, सारी चीज़ बता रहा है। जिन चीज़ों की हल्की फुल्की ज़रूरत नहीं भी थी वो चीज़ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये एंड टू एंड एमएल का वीडियो होने वाला है। मिस किया जिसने, ज्ञान का महासंग्रह उसने मिस कर दिया। खैर वो बात छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हाउसिंग का मैंने टैक्स आरएम को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? हाउसिंग के इस टैक्स को डिवाइड कर दिया मैंने हाउसिंग के इस रूम्स को, आरएम का मतलब। और इसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा एक टैक्स आरएम मेरा बन चुका है एक एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट ही तो है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये CRIMZN, ये सब अब एट्रीब्यूट ही तो हैं। क्या हो गया, हाँ। तो मैंने आप हाउसिंग का डॉट हेड देखूँ, अब आप लोग देखोगे कि यहाँ ये क्या, ये तो DK की 5 देता है, ये क्या हो रहा है कि भैया हाउसिंग डॉट हेड में ये 1 2 3 4 5 6 जो 0 1 2 3 4 जो देता था, ये उसकी जगह ये 254 348 476, ये सब क्या दे रहा है? मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों को याद ना हो, हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो ट्रेनिंग सेट था, जो फाइनल ट्रेनिंग सेट हम लोगों ने बनाया था, उसको हम लोगों ने इस हाउसिंग के अंदर ट्रेनिंग सेट को कॉपी करवा दिया था। ये देखो आप लोग, अगर आप लोग यहाँ पर हाईलाइटेड टेक्स्ट को देखो, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो, यहाँ पे देखो, है ना। तो लेट्स गेट बैक, और कहाँ पे, तो ज़्यादा आगे पाइपलाइन क्रिएट पे आ गए। ओके 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 अच्छा ठीक है। अब आप लोगों को कोरिलेशंस का मैंने फंडा, एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन का मैंने फंडा आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं टैक्स आरएम को चेक करता हूँ कि ये जो हमारे नई एट्रीब्यूट हम लोगों ने बना रखी है, ये जो नई एट्रीब्यूट हम लोगों ने बनाई टैक्स आरएम, क्या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो हम देख लेते हैं। तो मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर भी मैं इसको ग्राफ में चेक करता हूँ कि वैसे तो ये मेरे को दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, -0.52 सबसे ज़्यादा, मतलब सेकेंड सबसे ज़्यादा है। ग्राफ में देखो, आप लोग ग्राफ में भी आप लोगों को काफ़ी बड़ा वो दिखेगा। आप लोग देखो, जब हमारी टैक्स आरएम हमारी जब यहाँ पे थी, जब हमारी टैक्स आरएम 180 के आगे थी, तो हमारी एमईडीवी बहुत ही घटिया, नीचे एकदम ख़त्म हो चुकी थी। और जैसे जैसे ये वैल्यूज़ कम हुई जा रही हैं, वैसे वैसे एमईडीवी बढ़ी जा रही है, यानी टैक्स आरएम अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये चीज़ मैं इसको क्या करूँ, छोड़ो, मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ये चीज़ मैंने बाद में खुद ही लिखी है कोड में, तो मैं आपको कैसे क्या एक्सेप्ट करूँ। तो अब ये मिसिंग एट्रीब्यूट्स, अब हमारे पास, मैं आपको बता दूँ, यहाँ इस डेटा के अंदर मिसिंग एट्रीब्यूट्स नहीं थे। मैंने इस डेटा में, जैसे मान लो कहीं मैंने कुछ को नल कर दिया था, उसको 1 कर दिया था, तो मैंने क्या किया, हल्का सा और डेटा के साथ छिड़गानी की थी, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग कभी ये मत करना, ये तो मत ही करना, ये मत करना, इसकी ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, थोड़ी सी भी नहीं है। पर अगर आप लोगों के पास एट्रीब्यूट्स मिसिंग हो,
वैल्यूज़ कहीं पर होता है कि डेटा जो आप लोगों का कलेक्ट कर रहा है वो कोई गॉड तो होता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो होता नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गलती होती है यार गाइस, है ना। तो कहीं का वो गॉड तो है नहीं कि मतलब वो जो डेटा दे दिया सबसे सही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को कि जो हमारा डेटा है, मतलब जो हो सकता है उसमें से मिस एट्रीब्यूट्स कुछ हो जो मिस कर रहे हो, मतलब जो है ही नहीं में एट्रीब्यूट्स, लिखना भूल गया या मिला नहीं उसको, रिकॉर्ड में मिल नहीं पाया, तो उस केस में आप लोग उसका हैंडल कैसे करो। आप लोग का बेसिक आइडिया क्या होगा, आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप लोग मिसिंग डेटा पॉइंट्स मिसिंग डेटा पॉइंट्स आप लोग ढूंढवा लो अपनी कंपनी के बॉस से, क्या क्या जो भी आप लोगों को कनेक्ट कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, या फिर होल एट्रीब्यूट को गिटा दो। और ये एकदम कभी भी रिकमेंडेड नहीं, कभी भी वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है। पर अगर वो कोई बहुत ऐसा हो कि एकदम उसका फीचर बहुत ही ज़्यादा उसकी फीचर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप गेट रीड भी कर सकते हो उसका उसको आप मिटा भी सकते हो। पर सबसे ज़्यादा या तो ये अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग क्या करो, उसकी वैल्यू को किसी वैल्यू पे पुट कर दो। क्या, 0 या तो पुट कर दो या तो मीन और मीडियन। पर क्योंकि कभी कभार हो सकता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो या फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो या फिर एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उस वक्त वहाँ पे आप लोगों को 0 नहीं लिख सकते। वहाँ पे आप लोगों को उसको फिल करने के लिए आपके उसके पुराने उसको जो डेटा उसके पास जो डेटा ऑलरेडी पड़ा है, जो हम लोगों ने डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब से लेके रखा है, जो देख रखा है हम लोगों ने मीन और मीडियन, तो या तो आप वहाँ मीन पुट कर दो या तो मीडियन पुट कर दो, इससे हमारा डेटा का काम चल जाएगा। पर क्योंकि गाइज यहाँ पर हम लोगों ने नहीं देख रखा है, हमारे में कोई मिसिंग वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अरे भाई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी से दिया है, काफ़ी अच्छी रिपोजिटरी, दुनिया की बेस्ट रिपोजिटरी मानी गई है। तो वहाँ पे गलती तो हो ही नहीं और हो ही सकती ही नहीं है, वहाँ पे नहीं हो सकती। तो मैंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया मैंने सबसेट को जो कि RM है, और मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। और ओरिजिनल हाउसिंग डेटा फ्रेम हमारा अनचेंज ही रहेगा। ये हमेशा याद रखना है कि हमेशा याद रखना होगा हम लोगों को। ये सिर्फ हम लोग ने इस वेरिएबल के लिए हमारा डेटा अंडर चेंज है, यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे, अभी ही नहीं होंगे। जब आप लोग मॉडल तैयार कर रहे होंगे तभी सिर्फ होंगे, और वो इसके अंदर नहीं होंगे, ये जो डेटा इम्पोर्टेड है उसके अंदर होंगे, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने RM को ड्रॉप ही कर दिया पूरी तरीके से, एक कॉलम को एक रो को पूरी गिरा दिया मैंने। अब मैंने मीडियन ले लिया, हाउसिंग डॉट RM का मीडियन लेके मैंने डॉट मीडियन किया, और मैंने उसको क्या किया, इसको फिल कर दिया मैंने मीडियन को यहाँ पर। फिर मैंने हिट किया एंटर को, तो ये मेरे को दिखा रहा है कि हाँ ये हो चुका है। फिर मैंने हाउसिंग का शेप देख लिया। अब मैं हाउसिंग को अगर डिस्क्राइब करूँ तो अब आप अगर देख लो यहाँ पर, देखो यार आपको गाइस, देखो। हाँ, तो अब यहाँ पर आप लोग देखो क्या चीज़, RM को मैंने ड्रॉप किया था 6.27 पे, ये फिल हो चुका है। पहले हम लोगों ने अपने डेटा के लिए इसको इरेज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, सिंपल इम्प्यूटर, मैंने स्किल लर्न के इम्प्यूट क्लास को कॉल करते हुए सिंपल इम्प्यूटर फंक्शन को इम्पोर्ट किया है। तो अब इस इम्प्यूट का मतलब क्या है, ये इम्प्यूट आपको फिल करने में जो है आप लोगों को सहायक होता है। ओके, तो रिप्रेजेंट समथिंग समथिंग अनडिजायरेबल एज बीइंग डन और पॉसेस्ड बाय समवन, है ना। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक। तो मैंने क्या किया, इम्प्यूटर वेरिएबल के अंदर मैंने सिंपल इम्प्यूटर के फंक्शन को सेट कर दिया कि मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पर मीडियन की रखना चाहता हूँ। मीन का भी रख सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मीडियन लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया, इम्प्यूटर की जो फंक्शन थी मैंने उसमें फिट कर दिया मेरे डेटा फ्रेम को, हाउसिंग डेटा फ्रेम को। तो उसको रन किया तो मेरे को ये आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। ये सिर्फ एक गाइस, यहाँ पर जो ये जिस चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, नहीं सॉरी, मिसिंग एट्रीब्यूट्स का, ये आप लोगों को सबसे बड़ी बात मिलेगी नहीं। और कोशिश करना कि आपकी कंपनी वाले इसको फिल करवा दें,
वरना आप ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। फिर मैंने इम्प्यूटर की स्टैटिस्टिक्स देखी हैं अरे के अंदर जो मेरे को मिल गई है। फिर मैंने क्या किया, एक्स वेरिएबल के अंदर इम्प्यूटर को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया हाउसिंग वेरिएबल के अंदर। अब मैंने क्या किया, हाउसिंग डॉट अंडरस्कोर टीआर मेरा फाइनल डेटा फ्रेम बना और इसको मैंने यहाँ पर डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करते हुए यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल करते हुए मैंने यहाँ पर इम्प्यूटर जो ट्रांसफॉर्म्ड हमारा डेटा आया था उसको मैंने फंक्शन में लिखा और मैंने कॉलम्स में बोला कि हाउसिंग के कॉलम्स ले लो। फिर ये मेरा फाइनल डेटा सेट बनता है जो है हाउसिंग अंडरस्कोर टीआर, उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पर मैंने इसको डिस्क्राइब करके देख लिया कि सारा चीज़ सही से फिट हो गया है कि नहीं। तो मैंने देखा सारा फिट हो गया है। हालांकि ये वाला जो चीज़ है ये आप लोगों को बहुत कम के चांसेस हैं कि आप लोगों को इस तरीके का केस मिले, पर मिले तो क्या कर सकते हैं आप लोगों को 3 रास्ते मैंने बताया। ये 2 वाला रिकमेंडेड कभी भी नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर केस पे रिकमेंडेड है, पर मैं ये इसको कभी भी चूज़ करने की सलाह नहीं दूंगा। और रिकमेंडेड मैंने लिख दिया है नहीं है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं और हमारा साइकिट लर्न डिज़ाइनिंग पे जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी थ्योरी पढ़ा देता हूँ मैं आपको। जब आप लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत थ्योरी उस पर इम्प्लीमेंटिंग की भी होती है। तो साइकिट लर्न जब आप लोग डिज़ाइन कर रहे हो तो 3 टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के। लाइक एस्टिमेटर्स होता है, वो एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे एस्टिमेट करके पुट कर देता है। लाइक इम्प्यूटर, उसके पास एक फिट मेथड है और ट्रांसफॉर्म मेथड है जो कि डेटा सेट पे फिट कर देता है इंटरनल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके। ट्रांसफॉर्म मेथड इनपुट लेता है और आउटपुट बेस्ड ऑन द लर्निंग्स फ्रॉम फिट पुट कर देता है और फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करके वो कर देता है। प्रेडिक्टर आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक अच्छा एग्जांपल है। उसके पास काफ़ी कुछ 2 कॉमन फंक्शंस है, फिट फंक्शन और प्रेडिक्ट फंक्शन, जो और स्कोर फंक्शन भी है वैसे उसके पास, पर ये दोनों ज़्यादा यूज़ होते हैं। और स्कोर फंक्शन तब यूज़ होता है जब एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है। और इट ऑल्सो गिव्स स्कोर फंक्शन विच विल देखो इवैल्यूएट द प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन को इवैल्यूएट करना होता है। फीचर स्केलिंग 2 तरीके की होती हैं, नॉर्मलाइजेशन होती है एक, और एक होती है स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पर वैल्यू में से मिनिमम को माइनस करके मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करते हैं जब हम लोग, तो अब हम लोग यूज़ करते हैं मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग। पर हम लोग को यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन स्केलिंग को यूज़ करेंगे क्योंकि ये हम लोगों की नीड है। अब आप लोग पूछोगे ये क्या बोल रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कब यूज़ करते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं गूगल सर्च का आंसर दूंगा, ज़्यादा सही लगेगा आप लोगों को। और अगर मान लो गूगल पे कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं मिलती हैं अच्छे से, तो मैं आप लोगों को बताने के लिए तो when to use normalization and standardization, जहाँ तक मैं हूँ मिलेगी। when you know that distribution of your data does not follow a Gaussian distribution, तो अभी ये Gaussian distribution भी आप लोगों को बता देता हूँ मैं क्या होता है। बेसिकली Gaussian distribution एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है जो आप लोग का अप्रॉक्सीमेटली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो इवेंट्स का होता है वो आप लोगों को दे देता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है। और यही होता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। जब वो फॉलो नहीं करे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को तो ऐसा होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑन द अदर हैंड कैन बी हेल्पफुल इन केसेस विद द डेटा फॉलोज द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही है और बेसिकली यही है। और फॉर्मूला इसका ये है, फॉर्मूला आप लोग लर्न कर भी सकते हो, हालांकि इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बस जानो कि होता है फीचर्स के लिए।
ठीक है। पाइपलाइन अब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर sklearn.pipeline क्लास से मैंने पाइपलाइन फंक्शन को इंपोर्ट किया है, और क्योंकि मैं हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन को करने वाले तो मैंने sklearn.preprocessing से मैंने स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट किया है। ठीक है, फीचर स्केलिंग ही प्री प्रोसेसिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा scikit-learn में लिखा हुआ था प्री प्रोसेसिंग की। फिर मैंने पाइपलाइन क्रिएट की है, और हाउसिंग अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर टर्क टीयर के अंदर मैंने पाइपलाइन को फिट कर दिया, जो पाइपलाइन मैंने बनाया था। इस पाइपलाइन, ये पाइपलाइन में आप एज मेनी एज पाइपलाइन आप लोगों को ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर लगा सकते हो, और स्टैंडर्ड स्केलर लगा के मैंने स्टैंडर्ड स्केलर क्लास को कॉल करके कर दिया है काम। फिर मैंने क्या किया है, पाइपलाइन के इस फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म फंक्शन को यूज़ करते हुए मैंने इसका इस वेरिएबल में इसको स्टोर करके इसका शेप दिखा दिया कि अभी भी ये 404 और 13 ही है, ये बदल नहीं गया है। अब यहाँ ये हमारा आज का सेकंड लास्ट या फिर काफ़ी टॉपिक्स अभी भी बचे, मतलब काफ़ी नहीं, अभी हम लोगों का आज का प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है वैसे। अब यहाँ पर हम लोग इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, पहले हम लोग हाँ, सेलेक्टिंग अ डिज़ायर मॉडल फॉर रियल स्टेट सो दैट इट कैन मेक आउट इट्स प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने क्या किया है, दरअसल मैंने लीनियर मॉडल से लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट किया है, ट्री से डिसीजन ट्री रिग्रेसर को, और एनसेम्बल से मैंने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को इंपोर्ट किया है। मैंने क्या किया था, पहले मैंने मॉडल को लीनियर रिग्रेशन माना, और लीनियर रिग्रेशन को फिट करके मैंने देखा, और मैंने जब देख लिया उसको तो प्रिपेयर्ड डेटा को मैंने सम डेटा के अंदर उसको आई लॉक करके सारा डेटा कर दिया, और प्रिपेयर्ड डेटा के अंदर मैंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया सम डेटा को, और मैंने प्रेडिक्ट किया जब, तो ये मेरे को जो अरे दे रहा था उसको लिस्ट बना दिया मैंने। और जाके मैं जब इवेल्युएट करने लगा मॉडल को तो RMSE मेरा बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा 22-23 आ रहा था। यही कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैं डिसीजन ट्री को यूज़ कर रहा था, इसमें तो ज़ीरो आ गया था। इसका मतलब ओवरफिट हो चुका है। मैंने आपको ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग बता रखी है। और अगर आप लोगों को शॉर्ट में देखना है लाइक ओवरफिटिंग, एंटर कर लेता हूँ, ये होती है ओवरफिटिंग, ये एक ओवरफिटिंग की इमेज है। ये ओवरफिट हो गई, ये डेटा की जो लाइन है, इस डेटा की जो स्लोप है, इस पर बहुत गंदी तरीके से ओवरफिट हो चुकी है डेटा, पूरी गंदी तरीके से। इतनी गंदी तरीके से नहीं होनी चाहिए, स्पेस रखनी चाहिए। ये देखो, ये ओवरफिटेड है, ये सबसे सही है, इतना भी फिटेड नहीं है, ये सबसे ये भी घटिया है, ये भी घटिया है। इसमें इतनी दूर है डेटा पॉइंट्स, इसमें ठीक ठाक है, तो मतलब ये सही है। इसमें बहुत ही ज़्यादा ही वो है चिपके हुए, जिससे कि इंटरसेप्ट बहुत पास हो जा रहे हैं एक दूसरे के। इंटरसेप्ट आपने पढ़ रखा होगा क्लास 9th में, सॉरी 10th में, सॉरी मैंने तो 10th में ही पढ़ा था इंटरसेप्ट। खैर 10th में ही होता है, मतलब पढ़ा नहीं था 10th में। हाँ खैर वो सब छोड़ो। तो मैंने मॉडल को रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर में डाला, और मॉडल डॉट फिट मॉडल में मैंने फिट किया इसको रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर मेरा, क्योंकि सही था। तो मैंने सबसे पहले हाउसिंग नॉट, यहाँ पर ये देखो, ये मैंने वेरिएबल्स आपको बताया था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मेरे प्लेन में बोला था मैं करूँगा, मैंने ऊपर बताया जानबूझ के क्लिक दिया था ताकि मेरे को सामने से ना देखना पड़े। मैं आपको वो अच्छा, तो वो जो 2 वेरिएबल्स थे ना, मैं आपको भी शो करूँगा। पता नहीं वो वेरिएबल्स थोड़े ऊपर ही थे, पर कहाँ गए वो वेरिएबल्स। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा ताकि मेरे को दे दे। कहाँ ओके, थोड़ा ज़्यादा फास्ट चल गया मैं। ओके अच्छा, ठीक है। ओके इतना फास्ट नहीं, फिर से फास्ट चल गया मैं। ओके हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या होके रखा है, हाउसिंग के अंदर मैंने सारे फीचर्स हटा दिए हैं।
यानी मैंने क्या किया है, अपने ट्रेनिंग सेट में से ड्रॉप कर दिया है लेबल को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इसको ट्रेन कर दूंगा तो फिर मेरा मॉडल कैसे आएगा, मेरा मॉडल कैसे बनेगा, इस अपने लेबल को ही ट्रेन कर दूंगा। तो मैंने ड्रॉप किया एक्सेस 1 से, एक्सेस से गिरा दिया मैंने, और लेबल्स के अंदर मैंने इसका MEDV को कॉपी कर लिया, यानी ये इसमें मेरे खाली MEDV है। ठीक है, आओ देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर नहीं, ऊपर थोड़ा सा। हाँ, तो मैंने अपने फाइनल डेटा सेट को और अपने लेबल को यहाँ पर फीचर को और ये लेबल को फिट कर दिया है, तो मॉडल में फिट हुआ। तो मैंने सम डेटा नामक एक वेरिएबल बनाया, उसमें से मैंने लॉक कर दिया शुरुआत के 5 को। फिर मैंने सम लेबल्स बनाया आखिरी के, और मैंने शुरुआत के 5 को लॉक करा, हटाया, मैंने आई लॉक किया और अलग डेटा सेट में डाला। और प्रिपेयर्ड डेटा में से मैंने पाइपलाइन को मैंने ट्रांसफॉर्म किया, जो डेटा फीचर वाला डेटा है उसको मैंने डाला, और मैंने प्रिपेयर्ड डेटा को प्रेडिक्ट किया, तो मेरे को ये वैल्यूज़ आ रही हैं। पर ये वैल्यूज़ को मैंने क्या किया, इन लेबल्स, जो लेबल्स पहले शुरुआत के 5 मैंने लिखे थे, यानी ये क्या दिखा रहा है कि पहली जो हाउस है, जो प्रिपेयर्ड डेटा है उसमें क्या है 22.599 है, और जो मेरी प्रेडिक्टेड है उसमें 21.9 है। कम आ रहा है, उसमें ज़्यादा। पर क्या ये एक्यूरेट है, मतलब हमारी प्रेडिक्शन ठीक ठाक चल रही है क्या, देखने के लिए मैंने क्या किया है, RMSE निकाला है। मैंने आपको MSC पढ़ा रखा है, तो मीन स्क्वायर एरर मैंने अच्छी तरीके से बता रखा है। बस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, MSC निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल दे रहा हूँ, बस इतना ही कर रहा हूँ मैं। तो उसका मैं स्क्वायर रूट निकाल दे रहा हूँ, यही होती है RMSC। और क्योंकि मैंने स्क्वायर लिया था ना एरर, मैं बताया था कि MSC क्या होता है, एरर का स्क्वायर ले रहे होते हैं ना, तो हम लोग जब MSC निकाल चुके होते हैं तो उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो मैंने sklearn.metrics वाले क्लास से मैंने मीन स्क्वायर एरर को फंक्शन इसको मैंने इंपोर्ट करके मैंने इस वेरिएबल को बनाया, और इसके अंदर मैंने प्रेडिक्ट करवा दिया हाउसिंग अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर TR को, जो हमारे फीचर्स थे। और MSC के अंदर मैंने मीन स्क्वायर एरर को कॉल करके अब ये मेरा लेबल और मेरा प्रेडिक्शंस को ये मेरे को मैंने इसको दे दिया है ना। यानी हाउसिंग अंडरस्कोर लेबल्स वो है, ये हाउसिंग अंडरस्कोर लेबल्स मेरे एक का है, और हाउसिंग अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर सॉरी हाउसिंग अंडरस्कोर प्रेडिक्शंस मेरा है, जो मैंने प्रेडिक्ट किया है। यानी वही टीचर 1 के स्टूडेंट्स का इतना एरर, टीचर 2 के स्टूडेंट्स का इतना एरर, उन दोनों का स्क्वायर लेने के बाद उन्होंने देखा कि बेटा किसका सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उस वैल्यू को उन्होंने MSC को उन्होंने इसको स्क्वायर रूट निकाल के तो देखा कि 1.17। पहले गाइस मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इन दोनों का सही नहीं आ रहा था। इसमें क्या था, जो लीनियर रिग्रेशन में सही क्या MSC RMSC आ रहा था 22, जो कि बहुत ज़्यादा है, यानी वो अंडर फिटेड है। और डिसीजन ट्री रिग्रेशन में ओवर फिट हो रहा था, ज़ीरो आ रहा था। तो मैंने इसके लिए रैंडम फॉरेस्ट को यूज़ किया, क्योंकि इसमें एरर भी बहुत कम आ रहा है, यानी सबसे बेस्ट है। अब क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक को मैं यूज़ करूँगा। क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक से मैं क्रॉस वैलिडेट कर रहा हूँ कि हमारा सारी चीज़ें सही है कि नहीं। इस चीज़ की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती नहीं है, तो इस चीज़ को मैं फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को। मॉडल सिलेक्शन में से इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं क्रॉस वैलिडेट स्कोर को। मैंने मॉडल डाल दिया अपना, मैंने फीचर अपने जो ट्रेन सेट के फीचर्स थे वो डाल दिए, मैंने अपने लेबल्स डाल दिए, स्कोरिंग मैंने डाल दी कि यही नेगेटिव मीन स्क्वायर्ड एरर मेरे को देना, और CV को मैंने 10 लिख दिया, स्टैंडर्ड है। और RMSE स्कोर्स अंडरस्कोर स्कोर्स को मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया माइनस स्कोर्स का। फिर इसको मैंने देखा तो मेरे को ये अरे मिला, RMSE अंडरस्कोर स्कोर्स को मैंने देखा तो मेरे को एक अरे मिला। इस अरे को अंडरस्टैंड तो मेरे को करना था नहीं फ़िलहाल, और मैंने क्या किया, प्रिंट डिफाइन किया मैंने प्रिंट अंडरस्कोर स्कोर्स, और मैंने स्कोर्स को देखा, मैंने स्कोर्स की मीन देखी, स्कोर्स की स्टैंडर्ड डिविएशन देख ली, जिससे कि मेरे को ये सब काफ़ी मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दूर दूर दिखे, तो मेरे को लगा भाई ठीक है। अब मॉडल को सेविंग द मॉडल, ये चीज़ तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ तो मैंने बस ऐसे ही
लिख दी थी, तो ये चीज़ आप छोड़ दो। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा मेजर है, तो टेस्टिंग द मॉडल ऑन टेस्ट डेटा, ये फाइनल रिजल्ट्स। तो एक्स टेक्स्ट बनाया, मैंने ड्रॉप किया इसमें से MEDV को, वाई टेस्ट में मैंने कॉपी कर लिया उसको, यानी इसमें मेरे फीचर्स आ गए, इसमें मेरे लेबल आ गया। एक्स टेस्ट प्रिपेयर्ड में मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस एक्स टेस्ट को, मेरी पाइपलाइन से गुजरा हुआ आया। फाइनल प्रेडिक्शन मेरी इसी को प्रेडिक्ट करेगी, फीचर्स को है ना, लेबल को थोड़ी प्रेडिक्ट करने लग जाएगी। प्रेडिक्ट की इसने MSC, मैंने सोचा भाई MSC भी निकाल लेता, तो MSC निकाल लिया मैंने, RMSC निकाला, और फाइनली मैं जाके यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फाइनल MSC और RMSC आप लोग चाहो आप लोग निकाल ही लो, निकालना ज़रूरी है, आप लोग देख लो, ज़्यादा एरर इस पर तो नहीं आ जा रहा। तो यहाँ पर बेसिकली फाइनल अंडरस्कोर जो मेरी वाई टेस्ट है यहाँ पर, वो मेरी यहाँ पर क्या बन के आ रही हैं, आउटकम, ये हमारी आउटकम है। यहाँ पर क्या है इसका मतलब, यानी 24.318 की जो हाउस है हमारी, जो टीम मैनुअली डिटेक्ट की थी, वो असल में 16.5 की थी, और उन्होंने उससे कम में लेके, उससे ज़्यादा में लेके उसको उससे भी ज़्यादा बेचने की कोशिश की, इसलिए वो बिका नहीं। 11.2 की 10.2 की होनी चाहिए थी, 25.382 की 30.1 की उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ऐसी करके सारी हाउसेस का जो है ये हमारी प्रिडिक्टेड है। ऐसे बस उस डेटा सेट पे बढ़ाते जाओ और प्रिडिक्शन का वैल्यूज देखते जाओ, बहुत सिंपल एंड बहुत ईजी। यहाँ पे बस एक कॉलम फंक्शंस की ज़रूरत है नहीं, या तो ज़रूरत नहीं, तो बस तो ये एंड टू एंड ML प्रोजेक्ट था। होप यू लाइक दिस एंड मेक श्योर ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर करना। ये अब तक का सबसे अच्छा वीडियो होगा, एक मेगा प्रोजेक्ट है, पहला मेगा प्रोजेक्ट है मेरे चैनल का, तो do see it, or thank you for watching my video. Make sure you hit the subscribe button and follow this course, and thank you. Bye bye.